मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाय संजय सर में स्वागत करता हूं। क्योंकि इस समय हम लोग इतिहास में हैं और उसमें विशेष रूप से मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत चल रहा है, जिसमें मैं आपको 4 वंशों की पूरी जानकारी पहले दे चुका हूं। आज आपको अंतिम वंश यानी 5वां वंश लोधी वंश की जानकारी देने जा रहा हूं। तो मैं इससे पहले जानकारी दूं, मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों के पास जा सके। आपने देखा कि तुगलक वंश जो तुर्क मुसलमानों का था, वहां तक दिल्ली सल्तनत में शक्तिशाली शासक काम करते रहे। लेकिन जैसे ही सैयद वंश आया, आपने देखा कि उसमें जो खिज़र खां था उसका संस्थापक, वो तो कुछ मजबूत रहा, लेकिन उसके बाद मुबारक शाह चाहे आलम शाह ये लोग कुछ खास नहीं कर पाए। तो किसी तरह खींचतान के इन्होंने अपना शासन किया और 1451 में 1451 में बहलोल नामक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्जा किया और नए वंश की स्थापना की, जिसे लोधी वंश कहा जाता है, जो 1451 से यानी 1451 से लेके 1526 तक चलता है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है और यहीं पे इब्राहिम लोधी मारा जाता है और लोधी वंश तो खत्म होता है, पूरी दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाती है और वहां से मुगल वंश शुरू होगा। तो मैं अगले वीडियो में आपको अपने मुगल वंश की जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोधी वंश को देखें। आपने देखा कि सैयद वंश में कोई खास शासक नहीं बने, कोई मजबूत शासक नहीं बना जहां से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठ सके। उसी प्रकार इस लोधी वंश में भी हमारे पास बहुत शासक नहीं है। मात्र 3 शासकों को हमें पढ़ना है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को। इसमें सिकंदर लोधी एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के आएगा और ऐसा कहिए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक तो आप आंख बंद करके सिकंदर लोधी पे निशान लगा सकते हैं। और लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक तो वो सिकंदर ही लोधी था। फिलहाल हम लोग बहलोल लोधी से शुरू करते हैं। बहलोल लोधी 1451 से लेके 1489 तक शासन करता है। जब वो गद्दी पे बैठता है तो वो गाजी की उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि लेके गद्दी पर बैठता है। बहलोल लोधी का सबसे मुख्यतः कार्य अगर कहा जाए तो उसने एक सिक्का चलाया था जिसे बहलोल सिक्का कहा जाता है। परीक्षा में पूछा गया है कि बहलोल सिक्का किसके समय में चालू हुआ, तो बहलोल लोधी के समय में चालू हुआ। लेकिन ये सिक्का काफी महत्वपूर्ण रहा और मुगल वंश की स्थापना के बाद भी ये सिक्का दिल्ली के व्यापारी वर्ग में चलता रहा। यानी ये कहिए कि अकबर के समय तक ये बहलोल सिक्का दिल्ली व्यापार में काफी प्रचलित रहा। तो उसने बहलोल सिक्का चलाया, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य। अब बहलोल लोधी से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है। बहलोल लोधी के 9 पुत्र थे, जिसमें तीसरे पुत्र का नाम था निजाम खां। यही निजाम खां आगे चल के लोधी वंश का अगला शासक बनता है और सिकंदर लोधी के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो बहलोल लोधी का ये तीसरा पुत्र निजाम खां अगला शासक सिकंदर लोधी के नाम से लोधी वंश को आगे बढ़ाता है, जिसका शासनकाल आप देखें 1489 से लेके 1517 तक है। 1489 से लेके 1517 तक सिकंदर लोधी का शासन है। इसके समय में कई प्रमुख कार्य हुए। मैंने बताया ना कि लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जा सकता है या फिर सल्तनत वंश का, सल्तनत काल का अंतिम शक्तिशाली शासक आप सिकंदर लोधी को कह सकते हैं। इसका सबसे प्रमुख कार्य जो था, जो कई प्रश्नों में, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ तक कि पीसीएस में पूछा गया था कि आगरा शहर के संस्थापक कौन है।
या फिर आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो मैं आपको बता दूं कि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। दूसरा प्रश्न, आगरा को सबसे पहला राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? तो मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की और आगरा स्थापित किया। तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई वो है सिकंदर लोदी। 1504 में उसने आगरा की स्थापना की और 1506 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा की। यहां मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अब यहां राजधानी का परिवर्तन थोड़ा समझिए। तो जब उसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गुलाम वंश के नाम से, तो उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, क्योंकि वो तुर्क मुसलमान था और लाहौर से जो आक्रांता थे उनको रोकना था। तो उसने कहा कि लाहौर को राजधानी बनाऊंगा तो कोई भी आक्रांता आएगा तो वहीं मैं रोक दूंगा। तो पहली राजधानी आगरा बनी। फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पहली राजधानी लाहौर बनी, मुझसे शायद गलती होगी, मैंने आगरा बोल दिया। तो पहली राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई। अब दूसरा प्रश्न यह बनता है कि लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला कौन शासक था? तो मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में गुलाम वंश में कि इल्तुतमिश जो था उसने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। तो दिल्ली सल्तनत के नाम से दिल्ली चलता रहा। फिर अब देखिए, दिल्ली से आगरा स्थापित करने वाला कौन शासक? तो यही है सिकंदर लोदी, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में उसने दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी। तो यह आपका प्रश्न हो गया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह रहा सिकंदर लोदी का कि उसने कृषि भूमि की पैमाइश के बारे में सोचा। हालांकि मैंने आपको बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दिल्ली की भूमि को पैमाइश किया और वहां से कर वसूला, लेकिन सिकंदर लोदी ने कृषि में एक नया प्रयोग किया और गज ए सिकंदरी की खोज की। यानी एक नया पैमाना बनाया जिसे गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा भी गया है कि गज ए सिकंदरी का निर्माण किसने किया? तो यह है सिकंदर लोदी। और गज ए सिकंदरी से भूमि की पैमाइश कराई इसने और उस हिसाब से लगान लगाया, उस हिसाब से कर व्यवस्था की। सिकंदर लोदी एक पढ़ा लिखा शासक था और वो फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। तो उसने कविताओं लिखने का भी बड़ा शौक था, खुद एक लेखक था और फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। लेकिन उन कविताओं में वो अपना नाम सिकंदर लोदी ना लिख के गुलरुखी लिखता था। तो ये भी एक प्रश्न आया हुआ है कि गुलरुखी उपनाम से लिखने वाला कौन सा शासक था? तो वो शासक सिकंदर लोदी था जिसने फारसी में जो कविताएं लिखी और अपना उपनाम गुलरुखी रखा। तो गुलरुखी नाम से लिखने वाला भी ये आपका शासक बना जिसने कविताएं लिखी। अब दो चीजें, उसकी कुछ नीतियां ये थी कि वो मुस्लिम के प्रति भी विरोधी करता था, मुस्लिम विरोध भी करता था और हिंदू का भी कट्टर विरोधी था, क्योंकि उसने अपने शासन काल में ताजिया पे रोक लगा दी। मुसलमानों का एक ताजिया निकलता है, उसने ताजिया पे रोक लगा दी और औरतें जो पीर दरबार जाती थी, पीर स्थान पे जाती थी, उस पे भी उसने रोक लगा दिया कि औरतों को पीर स्थान पे नहीं जाना है। हिंदुओं के विरोध में उसने हिंदुओं की मूर्तियां तुड़वा दी और कसाई को दे दिया और बोला कि भाई इससे मांस करो। यानी वो हिंदू विरोधी भी था और मुस्लिम विरोधी भी था। ये चीजें सिकंदर लोदी की निकल के आई। अब जब 1517 में नया शासक बना, वो है आपका लोदी वंश का तीसरा शासक इब्राहिम लोदी।
अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिकंदर लोदी के दो पुत्र थे, एक था इब्राहिम लोदी और एक था जलाल खान। जब उलेमाओं ने देखा कि आपस में भाइयों में विवाद ना हो तो उन्होंने दोनों को दो जगह का शासक बना दिया। जौनपुर का शासक जलाल खान को बना दिया और दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी को बना दिया। तो इसलिए जलाल खान का नाम ज्यादा इतिहास में नहीं मिलता है, और चूंकि दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था इसलिए इब्राहिम लोदी का नाम पाया जाता है। तो दिल्ली का अंतिम शासक कहिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक वो है इब्राहिम लोदी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो लोदी वंश का अंतिम शासक तो वो भी इब्राहिम लोदी ही था। तो इब्राहिम लोदी जो गद्दी पे बैठा वो 1517 से लेके 1526 तक बैठा, जब तक मैंने आपको बताया कि पानीपत का पहला युद्ध नहीं हुआ। अभी मैं उस युद्ध का ब्यौरा करूंगा, लेकिन उससे पहले समझे ये 1517 में जब गद्दी पे बैठा इब्राहिम लोदी तो इसकी कमजोरी वहीं पे दिखी। मेवाड़ के शासक उस समय राणा सांगा हुआ करते थे और उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, या यूं कहिए कि इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच तोकली नामक स्थान पे तोकली युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया और उससे बहुत ज्यादा पैसा हर्जाने के रूप में लिया। तो यही सभी लोग जान गए कि दिल्ली सल्तनत का ये जो शासक है वो कमजोर है। और दूसरी बात थी कि जब ये इब्राहिम लोदी हारा तो जब सबको कमजोरी दिखने लगी तो वही मुगल शासक यानी मुगलों का पहला शासक जो बाबर बाहर बैठा भारत से, इस बात का अंदेशा ले रहा था कि भारत की स्थिति क्या है। वो भी भारत पर अपना मनसा बनाकर बैठा हुआ था और इब्राहिम लोदी चूंकि कमजोर शासक था तो वो भारत में आक्रमण करने की योजनाएं बना रहा था। उसी स्थिति में आप देखिए वहां पे बाबर को निमंत्रण चला जाता है। बाबर को दो लोग भारत से निमंत्रण भेजते हैं, एक तो इब्राहिम लोदी का खुद चाचा था जिसे आलम खां कहेंगे। आलम खां नाम का व्यक्ति जो इब्राहिम लोदी का चाचा था उसने बाबर को निमंत्रण दिया, और दूसरा था दौलत खां जो पंजाब का उस समय शासक हुआ करता था। इन दोनों लोगों ने बाबर को निमंत्रण दिया। तो बाबर तो ये सोच ही रहा था, अब उसे ये लगा कि ये आलम खां जो इब्राहिम लोदी का चाचा है उसका सहयोग मिल ही गया, और दौलत खां जो पंजाब का शासक है तो भारत में घुसने का ये भी सहयोग मिल गया। तो जब उसे इनका शासकों का सहयोग मिला तो उसने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, और वहीं पे हुआ पानीपत का पहला युद्ध। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526, देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, जहां पे इब्राहिम लोदी की सेना हारती है और बाबर की सेना जीतती है। यहां से एक नया प्रश्न बन के आता है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। युद्ध भूमि में पूछा गया है प्रश्न, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला एकमात्र शासक कौन है, तो वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान में मारा जाता है और इस प्रकार लोदी वंश खत्म हो जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ये कुछ अलग था। बाबर की एक बहुत छोटी सेना थी और इब्राहिम लोदी की उससे कई गुनी बड़ी सेना थी, फिर भी ये युद्ध बाबर जीतता है। उसके दो कारण थे। पहली बात, बाबर ने भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था, यानी भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ है। आपसे प्रश्न है कि तोपों का इस्तेमाल भारत के किस युद्ध में सबसे पहले हुआ, तो पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से ये तोपों का इस्तेमाल हुआ, और इन तोपों की बदौलत ही बाबर ये युद्ध जीतता है। और प्रश्न में ये भी पूछा गया है, एक बार प्रश्न में पूछा गया है कि बाबर के वो कौन तोपची थे जिन्होंने बाबर को पानीपत के युद्ध को जिताने में मुख्य योगदान दिया। तो बाबर के दो तोपची थे, उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा।
ये प्रश्न है उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा से। ये दोनों तोपचियों ने मुख्य भूमिका निभाई थी बाबर को पानीपत के युद्ध को जीतने में। और एक चीज ये भी हम आपको बता दें कि पानीपत के युद्ध में पहली बार एक नई युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था जिसे तुगलनमा कहा गया था। यानी तुगलनमा जो है पहली बार भारत में पानीपत के युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली नीति थी। अब सवाल ये उठता है, ये प्रश्न पूछा गया कि पहली बार तुगलकनामा नीति का इस्तेमाल, युद्ध नीति का इस्तेमाल कब किया गया था? तो आप बाबर लिख सकते, अब पानीपत का प्रथम युद्ध दे सकते। अब ये प्रश्न ये उठता है कि आखिर में ये आलम खां जो खुद उसका चाचा था उसने बाबर को निमंत्रण क्यों दिया? तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, सिकंदर लोदी के दो पुत्र थे, जलाल खां और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को जब दिल्ली की गद्दी मिली तो उसका लालच बढ़ गया और वो जलाल खां की जो जौनपुर की शासन था उसे भी हथियाना चाहता था। इससे उलेमा वर्ग नाराज हो गए क्योंकि उन्हीं की मर्जी से ये दोनों वर्ग बने थे। उलेमा ने ही दिल्ली पे इसको इब्राहिम लोदी को बैठाया था और जलाल खां को जौनपुर। तो इससे वो लोग नाराज हो गए और उस वजह से इस आलम खां ने निमंत्रण दिया था बाबर को ताकि इब्राहिम लोदी का शासन खत्म किया जा सके और भारत में पुनः नई व्यवस्था बनाई जा सके। तो हम आपको बता दें, ये 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो भारत के इतिहास का वो महत्वपूर्ण युद्ध है जिसने 5 वंशों से चली आ रही दिल्ली सल्तनत को खत्म किया और यहाँ से नया वंश शुरू किया जो कि मुगल वंश कहलाया। तो आपने इस समय दिल्ली वंश के 5 वंशों को सुना, दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा ब्यौरा मैंने दिया और उसके अंतिम शासक के बारे में भी बताया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। अगली बार इतिहास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मुगल काल लेके आऊंगा जो बाबर द्वारा स्थापित की जाएगी। तो इसी से मैं अपना वीडियो यहीं पे विराम देता हूँ।